Hello students, I am Professor Neeta Fulchanda Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. बच्चों तो आज के इस लेसन में हम पढ़ेंगे क्लास 10 हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज का लेसन नंबर 2. दिस इज अबाउट हिस्टोरियोग्राफी इंडियन ट्रेडिशन, यानी कि हम आज पढ़ेंगे इतिहास लेखन की भारतीय परंपरा. So let's learn this topic English with Hindi. Do like, share, subscribe our channel. And yes, of course, बच्चों आपका जो love and support हमारे चैनल को मिल रहा है उसके लिए I really appreciate. Thanks a lot for your love and support. Keep supporting. So चलिए शुरुआत कर देते हैं आज के इस लेसन को. So ये जो लेसन है, this lesson is divided into two parts. The part number 1, that is 2.1, tradition of Indian historiography यानी कि भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा, and 2.2 Indian historiography various ideological frameworks यानी कि भारतीय इतिहास लेखन की विभिन्न सैद्धांतिक प्रणालियां हम पढ़ेंगे. So let's learn the topic number 2.1, that is tradition of Indian historiography, भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा. We learnt about the western tradition of historiography in the last lesson. फर्स्ट वाला लेसन हमारा कौन सा था कि जो पश्चिमी परंपरा है इतिहास लेखन की वो हमने पढ़ी. और आज के इस लेसन में इन दिस लेसन वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि आज हम पढ़ेंगे कि भारतीय इतिहास लेखन की परंपरा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशियंट पीरियड यानी कि प्राचीन काल का इतिहास लेखन. एंशियंट पीरियड यानी प्राचीन काल का इतिहास लेखन पढ़ेंगे. इन द एंशियंट पीरियड इन इंडिया, मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स एंड mythological lore, also memories of social transitions, were preserved with the help of oral recitals. In the ancient period in India, memories of the great deeds of ancestors and mythological lore. So यहाँ पर इसका मतलब है कि प्राचीन भारत में जो ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स यानी कि जो पूर्वज हैं उनकी जो पराक्रम की कहानियां हैं, माइथोलॉजिकल लोर यानी देवी देवताओं की परंपराएं हैं, मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रांजिशंस यानी कि सामाजिक जो परंपराएं हैं, परिवर्तन है, दिस वर प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स. ओरल रिसाइटल्स यानी जो मौखिक साधन थे, मौखिक परंपरा इसे हम बोलेंगे, इसके द्वारा ये चीजें सब जतन की गई, संरक्षित की गई. The inscriptions on the Harappan seals and other artifacts confirm that Indians had mastered the art of writing as early as the 3rd millennium before Christ era or perhaps before that. तो यहाँ पर ये बात बताई गई है बच्चों कि हड़प्पा संस्कृति में जो पाए गए प्राचीन लेख है, इसके आधार पर ये कंफर्म होता है कि भारत में बिफोर क्रिस्ट एरा यानी ईसा पूर्व तीसरा शतक है, इससे पहले the art of writing had mastered, Indians had mastered the art of writing यानी लेखन कला जो है वो अस्तित्व में थी. However, the Harappan script is not yet successfully deciphered. So फिर भी हड़प्पा संस्कृति की लिपि को पढ़ने में अभी भी सफलता नहीं मिली है. The earliest known written documents of historical nature found in India are in the form of inscriptions. बच्चों ध्यान में रखिएगा कि भारत में ऐतिहासिक स्वरूप का सबसे प्राचीन लिखित साहित्य जो उकेरे हुए लेखों के रूप में पाया जाता है, and they are dated to the 3rd century before Christ era, that is Emperor अशोक मौर्य's times. यानी कि इन लेखों का प्रारंभ मौर्य सम्राट अशोक की कालावधि से अर्थात ईस्वी सन पूर्व 3री शताब्दी से होता है. His edicts are inscribed on natural rocks and stone pillars. और सम्राट अशोक के उकेरे हुए लेख एक तो प्रस्तरों और पत्थर के स्तंभों पर उकेरे गए यानी कि नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स, ये ध्यान में रखिएगा. From the 1st century Christ era, inscriptions begin to occur on coins, metal images and sculptures and also on copper plates. यानी कि ईस्वी सन की पहली शताब्दी से धातु के सिक्के, मूर्तियां और शिल्प, ताम्रपट आदि पर जो उकेरे हुए लेख हैं वो प्राप्त होने लगते हैं. They provide important historical information. और ये क्या करते हैं, इनके द्वारा हमें महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है. We get to know about the dates of various kings. इससे हमें पता चलता है कि जो various kings थे, जो राजा थे, and dynastic genealogies यानी कि उनकी जो वंशावली हम कहेंगे, territorial extent and
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेरियस एम्पायर्स एंड किंगडम्स एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स। तो इसके साथ साथ हमें राजा की कालावधि, वंशावली, राज्य विस्तार है, तत्कालीन गतिविधियां हैं, तत्कालीन सामाजिक ढांचा है, उसके बाद जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, क्लाइमेट, फैमिलीज एक्सेट्रा ऑफ द रिस्पेक्टिव टाइम, और उस काल का हमें जो ये महत्वपूर्ण जानकारी है प्राप्त हो सकती है। The ancient Indian literature, including the epics Ramayana and Mahabharata, Purans, Jain and Buddhist texts, historical accounts by Indian authors, and also travelogue by foreign travelers. अभी यहाँ पे देखिए कि the ancient Indian literature, प्राचीन भारतीय साहित्य जो था, तो इसमें the epics रामायण and महाभारत, तो इसमें रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य है, उसके बाद है पुराण यानी पुराण, जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी जैन और बौद्ध ग्रंथों तथा धर्म ग्रंथ, हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, उसके बाद भारतीय ग्रंथकारों द्वारा लिखित ऐतिहासिक स्वरूप का साहित्य है, एंड ऑल्सो ट्रैवलॉग बाय फॉरेन ट्रैवलर यानी कि जो विदेशी यात्री जो थे जिन्होंने भारत में आके चले गए, तो उनके द्वारा लिखित यात्रा वर्णन, ट्रैवलॉग का मतलब होता है यात्रा वर्णन, आर important sources of history. So these are the important sources of history, यानी कि ये इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण साधन माने जाते हैं. Which are the important sources of history? So अगर ये क्वेश्चन आता है, so you just write it down. The ancient Indian literature including the epic Ramayana, 2 marks के लिए आ सकता है ये क्वेश्चन, बच्चों ध्यान में रखिएगा. From this to here. So let's learn some information. Continue करने से पहले you would like to know this that यहाँ पर देखिए आपको ये जो चित्र दिख रहा है, सो इन दिस पिक्चर हियर इट इज सोहगोड़ा कॉपर प्लेट, यानी कि सोहगोड़ा का जो ताम्रपट है, कॉपर प्लेट पे जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं कॉपर प्लेट. द कॉपर प्लेट वाज फाउंड एट सोहगोड़ा. ये कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश. तो यह ताम्रपट सोहगोड़ा जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पाया गया. इट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, यानी कि मौर्य का जो कालखंड था, तो उस टाइम का ये होना चाहिए. द इंस्क्रिप्शन ऑन इट इज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. यह इंस्क्रिप्शन कौन से स्क्रिप्ट में है? ब्राह्मी लिपि में है. The symbols known as tree and railing and mountain at the beginning of the inscription also occur on पंचमार्क coins. तो यहाँ पर देखिएगा लेख के प्रारंभ में जो चिन्ह है उनमें चबूतरा युक्त पेड़ तथा पर्वत, एक पर दूसरी, इन प्रकार 3 कमाने, यह चिन्ह जो है प्राचीन हाथ सिक्कों पर भी पाए जाते हैं. Another symbol which looks like a structure erected on 4 pillars is supposed to be indicative of a granary. 4 खंभों पर खड़े 2 मंजिला मकानों की भांति दिखाई देने वाले चिन्ह भंडार घरों के निर्देशक होंगे. The inscription records a royal order that the grains stored in the granary should be distributed carefully. और इन भंडार घरों के अनाज का उपयोग सावधानी पूर्वक करें. इस प्रकार का आदेश इस लेखों में अंकित है. It is supposed to be suggestive of precautions taken in the times of famine. यानी कि ऐसा माना जाता है कि अकाल सदृश स्थिति का निवारण करने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए, इस संदर्भ में यह आदेश ये सोहगोड़ा का जो कॉपर प्लेट है इस पर पाया गया है. So let's continue. Writing of biographies of kings and dynastic histories mark an important step in the Indian historiography. यानी कि ध्यान में रखिएगा बच्चों, भारतीय इतिहास लेखन की यात्रा में या फिर परंपरा में हम कहेंगे कि प्राचीन कालखंड के राजाओं के चरित्र, बायोग्राफी का मतलब होता है चरित्र, एंड तथा राजवंशों का जो इतिहास है, ठीक है, राजवंशों का इतिहास बताने वाला जो लेखन है महत्वपूर्ण स्टेप है. हर्षचरित रिटन इन द 7th century क्रिस्ट एरा बाय बाणभट्ट इज किंग हर्ष's बायोग्राफी. तो यहाँ पर देखिएगा जो हर्ष चरित्र नामक बाणभट्ट कवि द्वारा ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में यह जो एक संस्कृत काव्य है, इसका स्वरूप ऐतिहासिक चरित्र ग्रंथ जैसा था. इट पोर्ट्रेज ए रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम. तो इसमें तत्कालीन सामाजिक, सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, रिलीजियस यानी कि धार्मिक, और कल्चरल लाइफ यानी कि सांस्कृतिक जो जीवन है इसका यथार्थ चित्रण यहाँ पर पाया गया है
हर्षचरित के इस ग्रंथ में। अभी हम पढ़ेंगे हिस्टोरियोग्राफी इन द मिडाइवल पीरियड। हमने एंशिएंट पीरियड देखा, सो दिस इज द मिडाइवल पीरियड यानी कि मध्ययुगीन इतिहास लेखन हम पढ़ेंगे। द स्टाइल ऑफ राइटिंग राजतरंगिणी, यहाँ पर देखिए, द स्टाइल ऑफ राइटिंग राजतरंगिणी द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर बाय कल्लान in the 12th century Christ era. It's quite close to the concept of modern historiography, यानी कि ईस्वी सन की 12वीं शताब्दी में कल्लन द्वारा लिखित राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास पर आधारित ग्रंथ है। और Kallan himself says that he wrote this text after critically examining various sources like inscriptions, coins, remains of ancient monuments, dynastic records and local traditions. तो बच्चों ध्यान में रखिएगा, इतिहास का लेखन किस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति से किया जा सकता है। सो इस आधुनिक अवधारणा से यह ग्रंथ मेल रखता है। इसमें अनेक उकेरे हुए लेखों, इंस्क्रिप्शंस यानी कि लेख, कॉइन्स यानी कि सिक्के, उसके बाद है रिमेन्स ऑफ एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स यानी कि प्राचीन वस्तुओं के अवशेष, डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स एंड लोकल ट्रेडिशंस यानी कि राजवंशों के अधिकृत विवरण अंकन और स्थानिक परंपराओं जैसे साधनों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके इस ग्रंथ की रचना की, ऐसा उल्लेख कल्लन ने इस ग्रंथ में किया है। इन द मिडाइवल इंडिया द हिस्टोरियंस इन द कोर्ट्स ऑफ मुस्लिम रूलर वर इन्फ्लुएंस्ड बाय अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी। ध्यान में रखिए, मध्ययुगीन भारत में मुस्लिम शासनकर्ताओं के दरबार में इतिहासकार थे और उनके इतिहास लेखन पर अरबी और फारसी इतिहास लेखन की परंपरा का प्रभाव दिखाई देता है। इन्फ्लुएंस्ड यानी कि प्रभाव कौन सा है? अरबी है, अरेबिक एंड पर्शियन हिस्टोरियोग्राफी का। अमंग देम जियाउद्दीन बर्नी होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट प्लेस। और इनमें देखिए बच्चों कि जो जियाउद्दीन बर्नी है यह महत्वपूर्ण इतिहासकार माना जाता है। इन तारिख ए फिरोज शाही, ध्यान में रखिएगा, तारिख ए फिरोज शाही, a book written by him, he has stated the purpose of historiography. उसके द्वारा लिखित तारिख ए फिरोज शाही में उसने इतिहास लेखन का उद्देश्य स्पष्ट किया है। According to him, the historian's duty is not limited only to the recording of the ruler's valor and policies of welfare, but he should also write about the ruler's failings and incorrect policies. तो यहाँ पर ये एक बात बताई गई है कि इनके मतानुसार इतिहासकार का कर्तव्य केवल शासकों के पराक्रम का या फिर उनकी कल्याणकारी नीतियों का वर्णन करके पूर्ण नहीं होता है, परंतु उनके दोषों और त्रुटिपूर्ण नीतियों का विश्लेषण भी इतिहासकार को करना चाहिए। And Burney further says that a historian should also take into consideration the impact of the teaching of the wise, the learned and the saints on the cultural life of people. तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि संबंधित कालखंड में जो विद्वान व्यक्ति थे, टीचिंग ऑफ द वाइज यानी विद्वान व्यक्ति, अध्ययनकर्ता, साहित्यकारों और संतों का जो सांस्कृतिक जीवन है इस पर पड़े प्रभाव को भी ध्यान में रखना चाहिए। Thus Burney expanded the scope of historiography, और बर्नी की इस विचारधारा के कारण इतिहास लेखन की व्याप्ति को अधिक विस्तार प्राप्त हुआ। For the historians in the Mughal courts, praising the emperors and exhibition of loyalty became more important. मुगल शासकों के दरबार में इतिहासकारों के लेखन में शासकों की स्तुति करने और उनकी निष्ठा व्यक्त करने को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। The custom of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures was also introduced. उसके बाद देखिए यहाँ पर कि उनके द्वारा किए जाने वाले वर्णनों में सटीक काव्य छंदों और सुंदर चित्रों का अंतर्भाव करने की जो प्रथा है यह प्रारंभ हो गई। एंड बाबर, द फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर, रोट एन ऑटोबायोग्राफी। ये जो बाबर है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन? बाबर। सो उसने आत्मचरित्र लिखा, एंटाइटल, उसका जो नाम था तुजुक ए बाबरी। क्या नाम था इसका? तुजुक ए बाबरी। दिस इज रिटन बाय द बाबर who was the founder of the Mughal Empire. It contains the description of the battles fought by him. और इसमें उसने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी उसका वर्णन है। बाबर also recorded his minute observations of various regions and cities traveled by him, including the local economy, ध्यान में रखिएगा, including the local economy, customs and the flora.
यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिएगा कि उसने जिन प्रदेशों की यात्राएं की, उन प्रदेशों और शहरों का वर्णन है, वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था, प्रथाएं, वनस्पतियां आदि के सूक्ष्म निरीक्षणों का समावेश इसमें है। अबुल फजल्स अकबरनामा is very important from the viewpoint of critical historiography. इसमें और एक महत्व की बात है कि इतिहास लेखन की विश्लेषणात्मक पद्धति की दृष्टि से अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा ग्रंथ का विशेष महत्व है। His method of collecting authentic historical documents and their scrutiny is looked upon as devoid of BS and hence realistic. तो बच्चों ध्यान में रखिएगा कि अधिकृत रूप में जिस जानकारी का लेखन किया गया था उसके आधार पर ऐतिहासिक दस्तावेज और जो कागजात है, डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इनको सावधानी पूर्वक किया गया जो इनका संकलन है और उस जानकारी की जो विश्वसनीयता है इसकी कसकर और कड़ाई से की गई छानबीन अबुल फजल द्वारा अवलंबित अनुसंधान की पद्धति थी। इस तरह से वो जो एक हम बोलते हैं ना चेक जो करना डॉक्यूमेंट का जो रियलिटी है या फिर उसका जो ट्रूथ है, सो वो इस तरह से चेक करता था। बखर इज एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट ऑफ मिडाइवल टाइम्स। बखर ध्यान में रखिएगा बच्चों, बखर जो है यह एक ऐतिहासिक साहित्य में महत्वपूर्ण प्रकार है। It contains eulogies of the heroes and stories of historic events, battles, lives of great men. यानी कि इसमें इस बखर में वीरों की शौर्य गानों का बखान, ऐतिहासिक गतिविधियां, युद्ध, महापुरुषों के चरित्र, इनके विषय में किया गया लेखन पढ़ने को मिलता है। मराठी बकर्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। देखिएगा अभी मराठी भाषा में विभिन्न प्रकार की बखरे उपलब्ध है। उसमें सभासद बखर वॉज रिटन बाय कृष्णाजी अनंत सभासद ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम महाराज। यानी कि इसमें सभासद की बखर को महत्वपूर्ण बखर माना जाता है। छत्रपति राजाराम महाराज के कार्यकाल में कृष्णाजी अनंत सभासद ने यह बखर लिखी। इट इज एन इम्पोर्टेंट बखर फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रूल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। और इस बखर द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल की जानकारी प्राप्त होती है। तो हम पहले देखेंगे, डू यू नो, आपको ये भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए बच्चों, ये जो आपके टेक्स्ट बुक में आई हुई इंफॉर्मेशन है, दैट इज अल-बेरूनी wrote in Arabic about Indian knowledge and social life. अल-बेरूनी ने भारत में रहकर स्वयं के अनुभव भी अरबी भाषा में लिखे हैं। In the following period, many books about India were written by foreign scholars. Among them, to name a few are. अभी देखिएगा, उसके तत्कालीन भारत में प्रचलित विद्या और समाज जीवन का चित्रण जो किया है, सो आगामी समय में जो फॉरेन स्कॉलर्स थे, दैट इज हसन निजामी। हसन निजामी इज ताजुल ए अमीर। हसन निजामी इसका कौन सा है? ताजुल ए अमीर। उसके बाद है मिनहाजुस सिराज। मिनहाजुस सिराज ने क्या लिखा है? ध्यान में रखिएगा, मिनहाजुस सिराज इस इतिहासकार द्वारा लिखित तखाकत ए नसीरा। तखाकत ए नसीरा। These are the various works by आमिर खुसरो। अभी देखिए ये जो वेरियस वर्क्स है, यानी कि आमिर खुसरो का जो तुजुक ए तिमूरी, क्या है ये? तुजुक ए तिमूरी, ये उसका व्यापक लेखन है। The autobiography of Timur Lenk, who was also known as Amir Timur, who invaded India. तो यहाँ पर एक चीज कही गई है, ध्यान में रखिएगा कि अमीर खुसरो का व्यापक लेखन, अमीर तिमूरी का आत्मनिवेदन तिजुक ए तिमूरी, याया बिन अहमद सरहिंदी इतिहासकार द्वारा लिखित। यहाँ पर है दैट इज तारीख मुबारक शाही बाय याह्या बिन अहमद सरहिंदी। सो अहमद बिन सरहिंदी ने जो लिखा, ये जो इतिहासकार है इसके द्वारा लिखित तारीख ए मुबारक शाही, यह ग्रंथ महत्वपूर्ण माने जाते हैं। Their accounts provide us with historic information of सल्तनत पीरियड। सल्तनत जो सुल्तान शाही का जो कालखंड है इसके बारे में इससे जानकारी मिलती है। अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया आर आल्सो इम्पोर्टेंट। इन ग्रंथों द्वारा सुल्तान शाही के कालखंड की जानकारी मिलती है। अभी जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, दरअसल अमंग देम आर इब्न बतूता है, अब्दुल रज्जाक है, मार्को पोलो है, निकोलो कॉन्टी है, बाबोसो एंड डोमिंगोस पेस। यानी कि इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, मार्को पोलो, निकोलो कॉन्टी, बारबोसा और डोमिंगोस पेस जैसे यात्रियों के लेखन द्वारा सुल्तान शाही के कालखंड का भारत समझ में आता है। Their accounts provide us with historic information of medieval India.
Ishwardas Nagar, Bhimsen Saxena, Khafi Khan, and Nicola Manusi were among the historians of Aurangzeb's times who accounts are important source of Mughal history. इसी के साथ साथ औरंगजेब के कालखंड में ईश्वरलाल नागर, भीमसेन सक्सेना, खाफी खान और निकोलाई मनुची जैसे महत्वपूर्ण इतिहासकार थे. तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर. दैट इज भाऊसाहेबांची बखर डिस्क्राइब द बैटल ऑफ पानीपत. यानी कि भाऊसाहेबांची जो बखर है, बच्चों ध्यान में रखिएगा, तो इसमें पानीपत के युद्ध का वर्णन हमें देखने के लिए मिलता है. अनादर बखर एंटाइटल पानीपतची बखर इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट. और जो और एक बखर है उसका नाम है पानीपतची बखर, पानीपत की बखर. यह भी पानीपत के युद्ध के ऊपर लिखी गई है. होळकरांची कैफियत provides information about the होळकर्स and their contribution to the मराठा rule. अभी देखिएगी होळकरांची कैफियत बखर द्वारा हमें होळकरों का घराना और उनके द्वारा दिए गए योगदान का बोध होता है. Bukhars can be divided into various types such as biographies of kings, dynastic history, description of events, history of a sect, autobiographies regarding grievance based on mythologies and state administration by a king. बखरों के देखिए बायोग्राफीज ऑफ किंग यानी चरित्रात्मक, डायनेस्टिक हिस्ट्री वंशाणुचरित्रात्मक, डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स प्रसंग वर्णनात्मक, हिस्ट्री ऑफ सेक्ट यानी पंथीय, ऑटोबायोग्राफीज यानी कि आत्मचरित्र, रिगार्डिंग ग्रेवेंस यानी कि कैफियत, पौराणिक और राजनीति पर जैसे प्रकार पाए जाते हैं. सो दीज आर सम थिंग्स. अभी हम पढ़ेंगे हिस्टोरियोग्राफी इन दी मॉडर्न पीरियड. पहले तो हमने एंशिएंट पीरियड पढ़ा, प्राचीन काल, उसके बाद मध्ययुगीन मिडाइवल पीरियड. दिस इज द मॉडर्न पीरियड. हिस्टोरियोग्राफी इन द मॉडर्न पीरियड यानी कि आधुनिक कालखंड का इतिहास लेखन. In the 20th century, the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व अध्ययन को प्रारंभ हुआ. A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey of India. ध्यान में रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम थे. He chose mainly the sites mentioned in the Buddhist text for this purpose. और उन्होंने क्या किया कि उनके निरीक्षण में उन्होंने प्राचीन स्थानों का उत्खनन किया. इसमें उन्होंने प्रमुखता बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित स्थानों पर ध्यान केंद्रित किया. हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ सर जॉन मार्शल. आगे चलकर जॉन मार्शल के कार्यकाल में हड़प्पा संस्कृति की खोज हुई. Because of this discovery, the antiquity of Indian history could be traced to 3rd millennium before Christ era or even earlier. और भारतीय संस्कृति का इतिहास ईस्वी सन पूर्व तीसरे सहस्त्र तक अथवा उसके पूर्व तक भी पहुंच सकता है. यहाँ पर देखिए, दिस इज द इमेज ऑफ अलेक्जेंडर कनिंघम और ये है जॉन मार्शल. ये इनके फोटोज है. Many British officials in India wrote about Indian history. तो यहाँ पर भारत में आए हुए अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने भारतीय इतिहास के संबंध में लेखन किया है. Their writings display strong influence of the colonial policies of the British. उनके द्वारा किए गए लेखन पर अंग्रेजों की उपनिवेशवादी नीतियों का प्रभाव दिखाई देता है. 3 volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817. क्वेश्चन आ सकता है. This is the important one. 3 volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817. जेम्स मिल द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया ग्रंथ के 3 खंड 1817 ईस्वी सन में प्रकाशित हुए. दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑन इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय अ ब्रिटिश हिस्टोरियन. अंग्रेज इतिहासकार द्वारा भारतीय इतिहास पर लिखा गया यह प्रथम ग्रंथ है. इट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स एन एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रेजुडाइज अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन कल्चर. अभी इसके लेखन में वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव और भारतीय संस्कृति के विविध पहलुओं के प्रति पूर्वाग्रह दूषित दृष्टिकोण दिखाई देता है. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय, अभी देखिए यहाँ पर जो द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये जो ग्रंथ है, माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन गवर्नर ऑफ बॉम्बे नाउ मुंबई वाज पब्लिश्ड इन 1841. 1841 में माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन ने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ लिखा और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन मुंबई के गवर्नर थे.
द पीरियड ऑफ मराठा एम्पायर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडियन हिस्ट्री। भारत के इतिहास में मराठी साम्राज्य के कालखंड को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। Grand Duff's name stands out among the British officers who wrote about Marathas history. मराठी साम्राज्य का इतिहास लिखने वाले अंग्रेज अधिकारियों में ध्यान में रखिएगा बच्चों, जेम्स ग्रांट डफ का नाम महत्वपूर्ण है। He wrote the book entitled A History of Marathas. History of Maratha, यह जो ग्रांट डफ है, इन्होंने यह ग्रंथ लिखा। This book is published in 3 volumes. यह ग्रंथ 3 खंडों में प्रकाशित हुआ। That is, Grant Duff's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. So, यह इस ग्रंथ के 3 खंड हैं। भारतीय संस्कृति और इतिहास को हीन मानने की प्रवृत्ति अंग्रेज अधिकारियों में पाई जाती है। Similarly, tendency is witnessed in Colonel Todd's writing about Rajasthan's history. ऐसी ही प्रवृत्ति राजस्थान का इतिहास लिखते समय कर्नल टॉड जैसे अधिकारी के लेखन में पाई जाती है। The 2 volumes written by William Wilson Hunter on Indian history show a somewhat impartial treatment of the subject. William Wilson Hunter ने भारत का द्विखंडात्मक इतिहास लिखा, उसमें हंटर की निष्पक्षता की प्रवृत्ति दिखाई देती है। नीलकंठ जनार्दन कीर्तने and Vishwanath Kashinath Rajwade were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitations of Grand Duff's writings. डफ की इतिहास लेखन में पाए गए दोषों को 19वीं शताब्दी में नीलकंठ जनार्दन कीर्तने और विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े इन्होंने उद्घाटित किया। अभी हम यहाँ पर लर्न करेंगे पॉइंट नंबर 2.2। दिस इज अबाउट इंडियन हिस्टोरियोग्राफी वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, यानी भारतीय इतिहास लेखन की विविध सैद्धांतिक प्रणालियां। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट है कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि उपनिवेशवादी इतिहास लेखन। The early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. भारतीय इतिहास का अध्ययन और लेखन करने वाले प्रारंभिक इतिहासकारों में प्रमुख रूप से अंग्रेज अधिकारी तथा ईसाई धर्म प्रचारों का अंतर्भाव था। Their prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. अभी यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय संस्कृति गौण अथवा दोयम श्रेणी की है। यह इस प्रकार का पूर्वग्रह दोष का प्रतिबिंब इनमें से कुछ इतिहासकारों के लेखन में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। Their writings were used to justify the colonial British rule. उनके इतिहास लेखन का उपयोग उपनिवेशवादी अंग्रेजी सत्ता के समर्थन हेतु किया गया। The 5 volumes of Cambridge History of India published during 1922 to 1937 Christ era, यानी कि 1922 से 1937 तक के ईस्वी सन के बीच प्रकाशित हुए कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया ग्रंथ के 5 खंड जो हैं सो उपनिवेशवादी इतिहास लेखन की जीवित उदाहरण है। These are the distinct examples of colonial historiography. अभी यहाँ पर है ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, यानी कि प्राच्यवादी इतिहास लेखन, ऐसे इसको हिंदी में बोलते हैं। Many European scholars felt curious about civilizations and countries of the East. यूरोप के अध्येताओं में पूर्व की संस्कृति और देशों के प्रति कुतूहल उत्पन्न हुआ। Some of the scholars felt admiration and respect for them. वो जो स्कॉलर्स थे उनमें से कुछ जो स्कॉलर्स थे ऐसे थे जिनमें पूर्व देशों के और उनकी संस्कृति के प्रति आदर और प्रशंसा का भाव था। These scholars were known as Orientalists. So इन्हें प्राच्यवादी कहा जाता है। The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. यह जो प्राच्यवादी जो स्कॉलर्स थे इन्होंने संस्कृत और यूरोपीय भाषाओं की समान धर्मिता का अध्ययन किया। They focus more on Vedic tradition and संस्कृति लिटरेचर। उन्होंने जो फोकस था, ठीक है, तो उनका फोकस था वैदिक वाङ्मय और संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने पे। Their studies resulted into formulating the notion of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. इसके द्वारा यह विचार सामने आया कि इन भाषाओं की जननी एक प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा थी। In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Kolkata. 1784 में सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। It opened the doors for research in ancient Indian literature and history.
इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय वाङ्मय और इतिहास के अध्ययन को प्रेरणा प्राप्त हुई। Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Müller deserves a special mention. यहाँ पर देखिएगा कि प्राच्यवादी जो रिसर्चर्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उनमें जर्मन का जो रिसर्चर था फ्रेडरिक मैक्स मुलर का प्रमुख रूप से उल्लेख करना चाहिए। ये विलियम जोन्स जो थे, इनकी फोटो है। इन हिज ओपिनियन संस्कृत वॉज द मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ द इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस। इनके अनुसार यानी कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर की दृष्टि से संस्कृत भाषा इंडो यूरोपीय भाषा समूह में अति प्राचीन भाषा शाखा थी। He was deeply interested in Sanskrit literature. मैक्स मुलर को संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। He first translated the Sanskrit text of, इन्होंने देखिएगा हितोपदेश, यानी कि he first translated the Sanskrit text of हितोपदेश in German language. So फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने जो संस्कृत ग्रंथ है हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। He was the editor of 50 volumes of the Sacred Books of the East. और उन्होंने The Sacred Books of the East नाम से 50 खंडों का संपादन किया। He also compiled Rigveda, which has been published in 6 volumes. उसके बाद उन्होंने ऋग्वेद का संकलन करने का काम किया। यह 6 खंडों में प्रकाशित हुआ। He translated Rigveda in German. उन्होंने ऋग्वेद ग्रंथ का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। Who? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, जस्ट इसको स्टडी कीजिएगा अच्छी तरह से। Lately, Edward said, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writings has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars. इसके बाद देखिएगा कि जो एडवर्ड है, एडवर्ड ने उसके बाद जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, तो ही scholar who has re-evaluated the Orientalist writings has thrown light on Orientalist scholars. उन्होंने जो प्राच्यवादी जो स्कॉलर्स थे उनके ऊपर काम किया। अभी हम पढ़ेंगे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, यानी राष्ट्रवादी का इतिहास, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन, सॉरी, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी यानी राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। The writings of Indian historians who were trained in the British educational system shown an inclination to restore the pride in the ancient glory of India and the self-esteem of the Indian readers. 19वीं-20वीं शताब्दी में अंग्रेजी शिक्षण प्रणाली में शिक्षित भारतीय इतिहासकारों के लेखन में भारत के प्राचीन वैभव के प्रति गौरव का भाव और भारतीयों का जो आत्मसम्मान है, सेल्फ स्टीम यानी कि आत्मसम्मान, ध्यान में रखिएगा, इनको जागरूक करने की और उनका झुकाव दिखाई देता है। Their writings are known as nationalistic historiography, और उनका जो लेखन था उसको राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहा जाता है। Nationalistic writing in Maharashtra were inspired by विष्णु शास्त्री चिपळूणकर। महाराष्ट्र में किए गए राष्ट्रवादी इतिहास लेखन को विष्णु शास्त्री चिपळूणकर से प्रेरणा प्राप्त हुई। He criticized the prejudiced history of ancient India written by British officers. Criticize करना यानी कि विरोध। उन्होंने भारत के प्रति पूर्वाग्रह दूषित होकर अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा लिखे गए इतिहास का क्या किया? विरोध किया। They are the nationalistic historians tried to seek the golden era of Indian history. इस प्रकार राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करने वाले इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग खोजने का प्रयास किया। They are at times blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. ऐसा करते समय कभी कभी ऐतिहासिक तथ्यों और यथार्थ की विश्लेषणात्मक छानबीन करने की और उपेक्षा की गई। महादेव गोविंद रानडे, ध्यान में रखिएगा, महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाल भांडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजुमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्राजी, वासुदेव विष्णु मिराशी and अनंत सदाशिव अल्तेकर are the names of some renowned scholars among the nationalistic historians. यानी कि यह सब राष्ट्रवादी इतिहासकारों के नाम हैं। Do you know कि आपको पता है बच्चों, Justice महादेव गोविंद रानडे has explained the background of the rise of Maratha Empire in great details in his book The Rise of Maratha Power. The Rise of Maratha Power ग्रंथ में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे ने मराठा सत्ता के उदित होने की पृष्ठभूमि को विस्तार में लिखा है। According to him, it was not like a suddenly erupted forest fire, but a ground for it in Maharashtra on the social, cultural, and religious levels was getting ready over a prolonged period.
इसे प्रति यहाँ से हमें यह पता चलता है कि ये कहते हैं वे कि मराठी सत्ता का उदय मात्र अचानक धधक उठा दावानल नहीं था, अपितु उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में चल रही तैयारियां थी जो बहुत समय से महाराष्ट्र में चल रही थी। Rajwade is well known for his writing in Marathi on varied subjects like history, linguistics, etymology, grammar, etc. वी का राजवाड़े, इन्होंने इतिहास लेखन, भाषा विज्ञान, व्युत्पत्ति, व्याकरण जैसे कई विषयों पर मौलिक अनुसंधान कार्य करने वाले और मराठी भाषा में लेखन करने वाले इतिहासकार के रूप में अपनी पहचान बनाई। He was of the firm opinion that we should write our own history. हमें अपना इतिहास लिखना चाहिए, इस बात का उन्होंने समर्थन किया। He compiled and edited 22 volumes of मराठ्यांचा इतिहासाची साधने, मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, यह जो एक लिखान है उनका, ठीक है। सो इस शीर्षक से 22 खंडों का उन्होंने संपादन किया। He wrote very scholarly prefaces to each of the 22 volumes, और उनके मतानुसार उन्होंने जो प्रस्तावनाएं हैं, प्रोफेसर्स यानी प्रस्तावनाएं बहुत ही अच्छे तरह से लिखी उन 22 खंडों की। He stated history is the all inclusive image of the past societies. उनका यह कहना था कि इतिहास के तात्पर्य भूतकालीन समाज का सर्वांगीण और समग्र जीवन दर्शन है। It does not include only the stories of political images, conspiracies and wars for seizing power, और केवल राजनीतिक गतिविधियां सत्ता उलट देने के लिए कहे गए षड्यंत्र और युद्धों की वास्तविकता इतिहास नहीं है। He insisted that history should be written only using the authentic documentary source. केवल, और उन्होंने वास्तविक और मूल कागजातों, पत्रों और दस्तावेजों के ही आधार पर इतिहास लिखा जाना चाहिए, इसके प्रति वे आग्रही थे। The nationalistic historiography helped in the triggering of the independence movement of the Indian people against the British. और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का उपयोग भारतीय द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए स्वतंत्रता युद्धों को प्रेरणा देने हेतु किया गया। यह है विनायक दामोदर सावरकर जी की फोटो। इन दिस एस्पेक्ट द बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। तो इसी के चलते देखिएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध किए गए स्वतंत्रता युद्धों को प्रेरणा देने हेतु किया गया, और इसमें स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित द इंडियंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह पुस्तक का विशेष महत्व है। The nationalistic historiography provided a momentum to the writing of regional histories too. राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के प्रभाव के फलस्वरूप प्रादेशिक इतिहास लिखने हेतु प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। As a result, the attention of historians was drawn to the geographic conditions and history of South Indian regions. और यहाँ पर एक बात है, देखिए बच्चों, दक्षिण भारत की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं और इतिहास की और इतिहासकारों का ध्यान यहाँ पर खींचा गया। और एक इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, डू यू नो वी के राजवाड़े फाउंडेड भारत इतिहास संशोधक मंडल इन पुणे ऑन 7 जुलाई 1910 टू फैसिलिटेट हिस्टोरिकल रिसर्च, यानी कि इतिहास विषय के अनुसंधान और शोध कार्य के लिए वीका राजवाड़े ने पुणे में 7 जुलाई 1910 को भारत इतिहास संशोधन मंडल की स्थापना की। एंड ह्यूमन हिस्ट्री इज डिफाइंड बाय टाइम एंड स्पेस, यानी कि describing any event necessitates that the final portrait should be spread on the complete canvas of the given time and place. The rise, यहाँ पर यह बात बताई गई है कि यह जो चीजें हैं, राइट, these are some important things. Human history, वीके राजवाड़े जी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, वीके राजवाड़े जी कहते हैं कि मानवीय इतिहास काल एवं स्थान से बद्ध रहता है, एंड किसी भी प्रसंग का वर्णन अथवा विवेचन करना हो तो उस प्रसंग का अंतिम चित्र विशिष्ट कालखंड और विशिष्ट स्थान के साथ जोड़कर दर्शाता है। Only if a balanced combination of the three factors, time, space and personalities is present, then only an event does qualify to be called so. काल, स्थान और व्यक्ति, इन तीनों के बीच के समन्वय को प्रसंग अथवा ऐतिहासिक घटना का नाम दिया जा सकता है। अभी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, यानी कि स्वतंत्रता पूर्व, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा यानी कि स्वातंत्र्योत्तर कालखंड का इतिहास लेखन। Now, along with writing the dynastic histories, the cultural, social, economic histories were also being written. Scholars of the post-independence era began to feel the need of writing histories of various communities, sciences, economic system, political ideologies, cultural aspects, etc.
एक और राजवंशों के इतिहास को महत्व देने वाला इतिहास लेखन किया जा रहा था। उसी समय सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक इतिहास लिखना प्रारंभ हुआ। स्वातंत्र्योत्तर कालखंड में समाज, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति प्रणाली, धार्मिक विचारधाराएं, सांस्कृतिक पहलू जैसे विषयों के इतिहास का अध्ययन करने की आवश्यकता विचारकों को लगने लगी। And the historiography of this era has been influenced mainly by three ideological schools: Marxist history, subaltern history and feminist history. ध्यान में रखिएगा, इस कालखंड में इतिहास लिखने के मुख्य तीन नवीन वैचारिक धाराएं थी। एक तो है मार्क्सवादी इतिहास आप कहेंगे, दूसरा है उपेक्षितों का यानी कि सब ऑल्टर्न का इतिहास, और तीसरा है फेमिनिस्ट हिस्ट्री यानी कि स्त्रीवादी इतिहास। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री हम पढ़ेंगे। दिस इज द इमेज ऑफ दामोदर कोसाम्बी। मार्क्सवादी इतिहास कहेंगे। The concern for the means of production, modes of production, and the industrial relations were at the center in the writing of Marxist historians. मार्क्सवादी इतिहासकारों के लेखन में आर्थिक व्यवस्था में उत्पादन के साधनों, पद्धति और उत्पादन प्रक्रिया में मानवीय संबंधों का विचार केंद्र में था। Accordingly, to analyze the impact of every social event of significance has remained the basic theme of Marxist historiography. प्रत्येक सामाजिक घटना का सामान्य लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण करना मार्क्सवादी इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण सूत्र था। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडिया स्टडीड द ट्रांजिशन विद इन द कास्ट सिस्टम। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि मार्क्सवादी जो इतिहासकार थे उन्होंने जाति व्यवस्था में होते गए परिवर्तनों का अभ्यास किया। Among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholars like Damodar Dharmananda Kosambi, Comrade Shripad Amrut Dange, Ramusharan Sharma, Comrade Sharad Patil have contributed notably। और भारत में मार्क्सवादी इतिहास लेखन पद्धति का अवलंबन प्रभावशाली ढंग से करने वाले इतिहासकारों में दामोदर धर्मानंद कोसंबी है, कॉमरेड श्रीपाद अमृत डांगे जी है, रामशरण शर्मा जी है, उसके बाद कॉमरेड शरद पाटिल। इनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कॉमरेड डांगे वाज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से डांगे एक थे। Primitive Communism to Slavery, the book written by him represent Marxist historiography। उन्होंने लिखी प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी पुस्तक, यह जो मार्क्सवादी इतिहास है इस लेखन का एक उत्तम उदाहरण है। अभी यहाँ पर हम पढ़ेंगे सबाल्टर्न हिस्ट्री यानी कि उपेक्षितों का इतिहास। The seeds of subaltern history are found in the Marxist historiography। उपेक्षितों का समूह का इतिहास लेने का प्रारंभ जो है बच्चों, वो इतिहास लेखन की परंपरा से ही हुआ है। The role of the Italian historian Antoni Gramsci is very important in developing the idea that history should be written starting from the bottommost ranks of people in the society। इतिहास लेखन का प्रारंभ समाज का बॉटम मोस्ट रैंक यानी कि समाज के निचले सामान्य लोगों के स्तर से करना होगा, और इस संकल्पना को प्रस्तुत करने में एंटोनिया ग्रामची नामक इटालियन विचारक का स्थान महत्वपूर्ण है। Folklore has been considered as a very important source of writing subaltern histories। उपेक्षितों का इतिहास लिखने के लिए लोक परंपराओं को महत्वपूर्ण साधन माना गया है। Ranjit Guha, an Indian historian, played a major role in establishing subaltern history as an important academic school of historiography। उपेक्षितों के इतिहास को एक महत्वपूर्ण विचारधारा के रूप में स्थान प्राप्त करा देने का कार्य भारतीय इतिहासकार रंजित गुहा जी ने किया। However, we may point out that much before the onset of subaltern ideology, similar thoughts was expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar। रंजित गुहा ने जो काम किया, लेकिन उसके पूर्व भारत में उपेक्षितों के इतिहास का विचार महात्मा ज्योतिराव जी फुले जी है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, इनके द्वारा लेखन किया है वो सामने आता है। महात्मा फुले अनफोल्डेड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्रातिशूद्र कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी। यहाँ पर देखिए, दिस इज द फोटो ऑफ महात्मा ज्योतिराव फुले जी। उन्होंने गुलामगिरी पुस्तक में अतिशूद्रों का इतिहास नए सिरे से खोल कर दिया। He drew attention to the exploitation of women, शूद्रास and अतिशूद्रास done under the name of religion, यानी कि धर्म के नाम पर नारी, शूद्र तथा अतिशूद्रों के होने वाले शोषण की ओर उन्होंने ध्यान खींचा। The term शूद्र and अतिशूद्र indicates the bottom most ranks in the caste system, यानी कि यहाँ पर एक ध्यान में चीज आपके आनी चाहिए कि धर्म के नाम पर नारी, शूद्र तथा अतिशूद्रों के होने वाले शोषण की ओर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। The role of the people belonging to Dalit caste is very significant in the shaping of various cultural and political aspects of India। भारत के सांस्कृतिक
एवं राजनीतिक निर्माण में दलित वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। However, their role was not duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. भारत के उपनिवेशवादी तथा राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में इसकी उपेक्षा की गई। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फोकसिंग ऑन दिस फैक्ट कंसिस्टेंटली रोट अबाउट इट, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस तथ्य को केंद्र में रखकर निरंतर कंसिस्टेंटली इस विषय पर उन्होंने लिखान किया। Two of his books, Who Were the Shudras and The Untouchables, may be the cited as examples of history of subaltern type. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इस तथ्य को केंद्र में रखकर जो लिखान किया, उसके द्वारा किए गए विपुल लेखन में Who Were the Shudras और The Untouchables, यह जो ग्रंथ है उपेक्षितों के इतिहास के उदाहरण के रूप में बताए जाते हैं। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का फोटो है। फेमिनिस्ट हिस्ट्री यानी कि स्त्रीवादी इतिहास हम पढ़ेंगे। Over a significant period of time, mainly male scholars were involved in the writing of Indian history. भारतीय इतिहास लेखन के क्षेत्र में शुरुआत में मुख्यतः पुरुष जो रिसर्चर्स थे वो काम करते थे। Then, as a result, the role and achievements of women in history remain neglected. परिणाम स्वरूप भारतीय इतिहास में प्राप्त स्त्रियों का स्थान तथा उनके द्वारा किए गए कार्य अन्य बातों की तुलना दुर्लक्षित रही। To highlight this fact was a major task faced by the feminist historians. Also, it was important to study and compile the historical writing of women. It was also necessary to rethink of women's position in history. ध्यान में रखिएगा, इसे प्रकाश में लाने वाला स्त्रीवादी इतिहासकारों के सम्मुख पहली चुनौती थी। साथ ही स्त्रियों द्वारा लिखे गए साहित्य का अनुसंधान, उसका शोध कार्य, संकलन करना भी आवश्यक था। इतिहास में स्त्रियों ने जो अपना स्थान बनाया था, उसका नए सिरे से विचार होना आवश्यक था। Among women authors writing about women in the 19th century era, ताराबाई शिंदे was the foremost one. ताराबाई शिंदे जी का यह फोटो है। ध्यान में रखिएगा कि 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के विषय में लेखन करने वाली लेखिकाओं में ताराबाई शिंदे जी का नाम अग्रणी है। She wrote attacking the male dominated social system and the caste system. उन्होंने पुरुष प्रधान व्यवस्था और जाति व्यवस्था को विरुद्ध दर्शाने वाला लेखन किया। हर बुक स्त्री पुरुष तुलना पब्लिश्ड इन 1882, ताराबाई शिंदे ने जो पुस्तक लिखा स्त्री पुरुष तुलना, उसको भारत का प्रथम स्त्रीवादी लेखन माना जाता है। He is acknowledged as the first feminist book in India. In 1888, the book written by पंडिता रमाबाई was published. 1882 में ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना यह किताब लिखी। उसके बाद 1888 में पंडिता रमाबाई जी ने द हाई कास्ट हिंदू वुमन यह बुक पब्लिश किया। The feminist literature of the post-independence era concentrated on the issues like employment of women, treatment meted out to them at their workplace, their right to political equality, etc. यानी कि स्वतंत्रोत्तर कालखंड में जो लिखान हुआ वह स्त्रियों के साथ घर और काम के स्थान पर होने वाले व्यवहार, उनका राजनीतिक समानता का अधिकार, इन जैसे विषय पर वह केंद्रित था। Among the recently published feminist literature, Meera Kosambi's book Crossing Thresholds, Feminist Essays in Social History is of importance. ध्यान में रखिएगा कि संप्रति समय में ख्याति प्रख्यात लेखन में मीरा कोसंबी की Crossing Thresholds Feminist Essays पुस्तक का उल्लेख किया जा सकता है। It contains essays on the life stories of women like पंडिता रमाबाई and Dr. रुक्माबाई। इसमें इस पुस्तक में महाराष्ट्र की पंडिता रमाबाई, भारत के में डॉक्टरी कार्य करने वाली पहली स्त्री डॉक्टर रमाबाई जैसी जो स्त्रियां हैं उनके जीवन पर आधारित निबंध है। इट कंटेन्स एसेस ऑन द लाइफ स्टोरीज ऑफ वुमेन लाइक पंडिता रमाबाई, डॉक्टर रमाबाई, द फर्स्ट प्रैक्टिसिंग लेडी डॉक्टर ऑफ इंडिया। A lot of literature is available unfolding the viewpoint of दलित women in महाराष्ट्र। ध्यान में रखिएगा कि महाराष्ट्र में दलित स्त्रियों के दृष्टिकोण में सामाजिक वर्ग। So, in this context, her book, Writing Caste, Writing Gender, Reading Dalit Women's Testimonies, include her essays on the autobiographies of Dalit women. तो इसमें सामाजिक वर्ग, जाति आदि बातों के संदर्भ में लिखान है। इसमें देखिएगा, there have been a number of Indian historians who wrote without embarrassing a particular ideology. और यहाँ पर राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर जो रीडिंग दलित वुमेन्स टेस्टिमोनीज पुस्तक में दलित स्त्रियों के आत्मचरित्र पर लिखो निबंध का संकलन है। किसी भी विशिष्ट विचार प्रणाली के प्रभाव में न आकर इतिहास लिखने वाले में यहाँ पर among them historians like Sir
जादूनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रिया सातकर GS, सरदेसाई एंड त्र्यंबक शंकर शेजवलकर आर नोटवर्दी। यह जो इतिहासकार थे, लेखन करने वाले स्त्रीवादी इतिहासकार, इसमें सर यदुनाथ सरकार, सुरेंद्रनाथ सेन, रियासतकार घोष, सरदेसाई, त्र्यंबक शंकर शेजवलकर के नामों का उल्लेख किया जाता है। The information which you have to know, this is about publication of Marathi Riyasat by Govind Sakharam Sardesai was a momentous achievement in the field of Indian historiography. गोविंद सखाराम सरदेसाई जी ने मराठी रियासत को प्रकाशित करवाकर मराठी इतिहास लेखन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है। His work became so famous that people began to address him as रियासतकार, और इसी वजह से गोविंद सखाराम सरदेसाई जी को रियासतकार के रूप में जाना जाने लगा। He published several volumes of मराठा हिस्ट्री, मराठा हिस्ट्री के उन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम्स पब्लिश किए हैं। सो बच्चों, आई होप कि आपको आज का ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिलेगा। जल्दी ही मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।